My dear students, once again I welcome to all of you in डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका पेपर है शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, जिसका नंबर है कोड है एजू बी एड 107, उससे संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग पिछली कक्षाओं में पिछले वीडियोज से कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 40 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस कक्षा में, इस वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो संबंधित होंगे आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम के आकलन के पेपर से, जिसका कोड है एजू बी एड 107। आज के लिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है, किस प्रकार के चर के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है? इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स मेजरमेंट्स चांसेस ऑफ एरर्स इज वेरी लेस? एंड योर ऑप्शंस आर ए इन कंटिन्यूअस वेरिएबल मेजरमेंट या सतत चर के मापन में, बी इन डिस्क्रीट वेरिएबल मेजरमेंट या असतत चर के मापन में, सी इन क्वालिटेटिव वेरिएबल मेजरमेंट या गुणात्मक चर के मापन में, एंड डी सभी प्रकार के चरों के मापन में त्रुटि की संभावना बराबर होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल। तो क्या प्रश्न है, किस चर के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है? इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट चांसेस ऑफ एरर इज वेरी लेस। तो किसमें होती है सबसे कम जो है जो संभावना होती है गलतियों की होती है इन डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चरों में। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बी विकल्प है वो सही है। असतत चर के मापन में मापन की त्रुटि की संभावना सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। In discrete variables measurement, there is very less chances of errors. Now the next question, question number 42, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है, कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं है? Which one is not an example of cognitive aspect? Dear students, आप सभी लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। And your options are A application या अनुप्रयोग, B responding या अनुक्रिया, C understanding या अवबोध, and D knowledge या ज्ञान। तो क्या है, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या था? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसको हम लोग कोग्निटिव कहते हैं, उसमें से कॉग्निटिव से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं है। तो कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो क्या क्या है? नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, लेकिन जो रिस्पॉन्डिंग है वो नहीं आता कॉग्निटिव डोमेन में। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो जो है कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, इसलिए बी विकल्प जो है वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43, 43। प्रश्न है, हु सेड दैट, किसने कहा कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड योर ऑप्शंस आर ए एडम्स, बी कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, सी गुड्स एंड डी रीमर्स व गेज। किसने कहा है, किसका स्टेटमेंट है? यह स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा जाए। स्टेटमेंट है, कथन है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
forms an integral part of the total system of education and is intimately related to educational objectives। तो यह स्टेटमेंट किसका है? एडम्स ने, गुड्स ने, रेमर्स ने, बल्कि कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग का है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1966, it is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education and is intimately related to the educational objectives। कोठारी आयोग 1964-66 ने कहा है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है हु सेड दैट, किसने कहा? आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड, can do with their knowledge as a result of their educational experiences. The process of culminates which assessment results are used to improve subsequent learning. Who said that? किसने ये स्टेटमेंट दिया? And your options are A. Irwin, B. Goodwin, C. Huber and Fried and D. Reimers and Gage। किसने कहा? इरविन ने, गुडविन ने, हुबर एंड फ्रीड ने या रेमर्स एंड गेज ने कहा। तो यह स्टेटमेंट डियर किसने दिया है? यह स्टेटमेंट जो है वो इरविन का नहीं है, यह स्टेटमेंट गुडविन का नहीं है, रेमर्स और गेज का नहीं है, इरविन का नहीं, किसका है? हुबर एंड फ्रीड का है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हुबर एंड फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड, कैन डू with their knowledge as a result of their educational experiences. The process of culminates when assessment results are used to improve subsequent learning। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हुबर एंड फ्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ 1 इन स्टैटिस्टिक्स? एंड योर ऑप्शंस आर 0 to 1, 0 से 1, बी है 0.5 to 1, सी है 0.5 to 1.5 एंड डी नन ऑफ द एबव। अर्थात सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या है? 0 से 1 तक है, 0.5 से 1 तक है, 0.5 से 1.5 और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने कहा था कि यदि 1 है तो इसका लोवेस्ट स्कोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 0.5 माइनस करते हैं, इसकी हाईएस्ट लिमिट निकालने के लिए हम 0.5 जोड़ते हैं। तो 1 की लोवेस्ट लिमिट क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 और 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। इसका मतलब लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया 0.5 और हायर लिमिट हो गया 1.5। तो यहाँ पे जो रेंज है 1 का वो क्या है? 0.5 से लेके 1.5 तक। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है हु सेड दैट, किसका कथन है कि वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहा गया है? मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स। And your options are A. Helmstetter, B. Guilford, C. S.S. Stevens and D. Lindemann। तो डिस्टेंस किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? हेल्मस्टेटर का नहीं, स्टीवेंस का नहीं, लिंडेमैन का नहीं, बल्कि गिलफर्ड साहब का स्टेटमेंट है। गिलफर्ड साहब ने कहा कि वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन या मेजरमेंट कहा जाता है। मेजरमेंट इज डिफाइंड as assigning numbers to objects or events according to logically accepted rules। So here the B option is the right option, गिलफर्ड जो उत्तर है, गिलफर्ड जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हाट इज मींट बाय द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट? विश्वसनीयता गुणांक से बोध होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए
पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटि का, बी वेरिएबल एरर्स या चर त्रुटि का, सी कांस्टेंट एरर्स या स्थिर त्रुटि का, एंड डी इंटरप्रेटिव एरर्स या व्याख्यात्मक त्रुटि का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता है या विश्वसनीयता गुणांक होता है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटि से नहीं होता है, उसका संबंध इंटरप्रेटिव एरर्स या व्याख्यात्मक त्रुटि से नहीं होता है, उसका संबंध जो होता है वो कांस्टेंट एरर से, स्थिर त्रुटि से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? वेरिएबल एरर से, चर त्रुटि से संबंध होता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरिएबल एरर्स और चर त्रुटि, विश्वसनीयता गुणांक से जो बोध होता है वह चर त्रुटि का होता है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मींस, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इंडिकेट्स जो है वेरिएबल एरर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, किस प्रकार के चर के मापन में यथार्थ संख्याओं दैट इज एग्जैक्ट नंबर्स का प्रयोग होता है? एग्जैक्ट नंबर्स आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स गुणात्मक चर के मापन में, बी इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चर के मापन में, सी इन द मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर के मापन में, एंड डी इन द मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट यूज्ड इन मेजरमेंट, अर्थात मापन में यथार्थ संख्याओं का प्रयोग ही नहीं होता है। सो हियर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न क्या है कि किस प्रकार के चर के मापन में एग्जैक्ट नंबर या यथार्थ संख्याओं का प्रयोग होता है? तो गुणात्मक नहीं, जो असतत चर हैं उसमें नहीं, बल्कि जो सतत चर हैं उसमें नहीं, बल्कि जो असतत चर होते हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं या पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह से जो पूर्णांक या इंटीजर्स या होल नंबर का जो प्रयोग होगा, जो एग्जैक्ट नंबर्स का प्रयोग होगा, वो किसमें होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल्स में या असतत चर में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, बल्कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। असतत चर के मापन में यथार्थ संख्याओं का प्रयोग होता है। एग्जैक्ट नंबर्स आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है, मेजरमेंट में भी मापन हो सकता है, एंड योर ऑप्शंस आर, ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन, बी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन, सी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजरमेंट होता है या मापन होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी इज और आर, एंड योर ऑप्शंस आर, ए कंपैरेटिव कोफिशिएंट मेथड या तुल्यता गुणक विधि, बी स्टेबिलिटी कोफिशिएंट मेथड या स्थायित्व गुणक विधि, सी इंटरनल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट या आंतरिक स्थायित्व गुणक विधि, या डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए या रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए, रिलायबिलिटी ज्ञात करने का जो विधि है उसमें कंपैरेटिव कोफिशिएंट मेथड भी है, स्थायित्व गुणक या स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी है, और इंटरनल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट या आंतरिक स्थायित्व गुणक भी है। इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की संख्या उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ, एंड योर ऑप्शंस आर, ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट, बी कंटिन्यूअस मेजरमेंट, सी डिस्क्रीट मेजरमेंट, या डी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है, प्रश्न क्या है? कक्षा में छात्रों की संख्या उदाहरण है, गुणात्मक मापन का नहीं, सतत चर या कंटिन्यूअस मेजरमेंट या कंटिन्यूअस वेरिएबल का बी है, और सी है असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल से डिस्क्रीट मेजरमेंट का। तो और डी है छात्रों की संख्या चर ही नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। तो जो छात्रों की संख्या होती है वो क्या होती है? इंटीजर्स में होती है, पूर्णांक में होती है। इसलिए जो ये एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? एक डिस्क्रीट वेरिएबल से डिस्क्रीट मेजरमेंट होगा, असतत चर होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डिस्क्रीट वेरिएबल्स या डिस्क्रीट मेजरमेंट या असतत चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न क्या है? काइंड्स ऑफ नॉर्म्स आर, मानक के प्रकार हैं, एंड योर ऑप्शंस आर, ए एज नॉर्म्स एंड ग्रेड नॉर्म्स, आयु मानक श्रेणी मानक, बी है
एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, या आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक एवं प्रतिमान गुणांक मानक। सी है एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स एंड परसेंटाइल नॉर्म्स, आयु मानक, श्रेणी मानक एवं शतांशी मानक। एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नॉर्म्स आर, या मानक के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर, वो क्या क्या है? एज नॉर्म्स है, ग्रेड नॉर्म्स है, परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स भी हैं, अर्थात आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक और प्रतिमान गुणांक मानक भी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर सही है। आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक एवं प्रतिमान गुणांक मानक के मानक के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है अच्छे मानक की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नॉर्म्स आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए नॉवेल्टी और एसेंसी, नवीनता होनी चाहिए उसमें। बी रिप्रेजेंटेटिवनेस या प्रतिनिधित्वता होनी चाहिए। सी रिलेवेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी या कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात सार्थकता और तुलनीयता होनी चाहिए। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे जो नॉर्म्स होते हैं, मानक होती हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उसमें रिसेंसी या नोवेल्टी होती है, उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, उसमें रिलेवेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होती है, अर्थात नवीनता, प्रतिनिधित्वता, सार्थकता और तुलनीयता, ये सभी गुण जो है वो एक अच्छे मानक के होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है प्राप्तांकों का मुख्य घटक होता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्कोर्स आर और इज, एंड योर ऑप्शंस आर रियल और एक्चुअल स्कोर्स, वास्तविक अंक। बी है एरर स्कोर्स या त्रुटिपूर्ण अंक। डी है बोथ ऑफ द अबव एंड सी है बोथ ऑफ द अबव एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्कोर्स होते हैं हमारे, जो प्राप्तांक होते हैं, उसमें वो रियल वास्तविक अंक भी होते हैं, उसके साथ साथ एरर स्कोर्स भी होते हैं, त्रुटिपूर्ण अंक भी होते हैं। तो वास्तविक अंक और त्रुटिपूर्ण अंक दोनों क्या हैं? अंक के प्रकार हैं। जो प्राप्तांक होते हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वास्तविक रियल एक्चुअल होंगे, या फिर एरर होगा उसमें तो त्रुटिपूर्ण अंक होंगे। तो इस तरह से जो बोथ है, दोनों है, वो सभी दोनों क्या हैं? वो मुख्य घटक हैं स्कोर्स के या प्राप्तांकों के। मुख्य घटक क्या क्या हो गए? वास्तविक अंक और त्रुटिपूर्ण अंक। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी विकल्प है वो सही है अपने आप में, बोथ ऑफ द अबव या उपयुक्त दोनों। कौन कौन से? वास्तविक अंक और त्रुटिपूर्ण अंक, एरर स्कोर्स एंड रियल और एक्चुअल स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन किस विधि से किया जा सकता है? बाय विच मेथड्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैन बी सिलेक्टेड? By which method representative sample can be selected? And your options are A by random selection, B by casually, C by objectively and D in a desired manner. रैंडम चयन ढंग से, आकस्मिक ढंग से, उद्देश्यपरक ढंग से या इच्छा अनुसार ढंग से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन हमको करना होगा, जब हमें किसी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का चयन करना हो, तो हम कैजुअली, ऑब्जेक्टिवली या डिजायर्ड मैनर नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना होगा? रैंडम सिलेक्शन होगा। जो रैंडम मेथड्स होते हैं या रैंडम चयन के जो ढंग होते हैं उसका प्रयोग करना होगा। रैंडम सिलेक्शन मेथड्स का प्रयोग करके ही हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श का चयन कर सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाय रैंडम सिलेक्शन मेथड या रैंडम चयन ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है हु सेड दैट मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ दिस वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। किसने कहा कि मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह स्टेटमेंट किसका है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह प्रश्न और आपके ऑप्शन है, विकल्प हैं ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफर्ड, सी एस स्टीवेंस एंड डी लिंडेमैन। तो किसने कहा था डियर स्टूडेंट्स? ये स्टेटमेंट जो है वो हेल्मस्टेटर नहीं है, स्टीवेंस नहीं है, गिलफर्ड नहीं है, बल्कि लिंडमैन जी का है। तो लिंडमैन ने कहा था, यह लिंडमैन का स्टेटमेंट है कि मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मेजरमेंट में भी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ एन वन ऑफ अ सेट of numbers to each of a set of persons or objects according to certain established rules. So here the D option is the right option, Lindemann. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है विश्वसनीयता गुणांक
ज्ञात करने की विधि है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज और आर, एंड योर ऑप्शंस आर ए टेस्ट रीटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, बी स्प्लिट हाफ मेथड या अर्धविच्छेद विधि, सी रेशनल इक्विवेलेंस मेथड या तर्क युक्त तुल्यता विधि, एंड डी ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, उसमें टेस्ट रीटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि है, स्प्लिट हाफ मेथड या अर्धविच्छेद विधि भी है, और रेशनल इक्विवेलेंस मेथड या तर्क युक्त तुल्यता विधि भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि सार्थकता के 0.01 लेवल या 0.01 स्तर पर सार्थक मान significant value at 0.01 level of significance. Options are A will be significant even at 0.05 level, 0.05 स्तर पर भी सार्थक होगा। B है 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं होगा, will not be significant at 0.05 level. C is will be significant even at the 0.001 level, अर्थात 0.001 स्तर पर भी सार्थक होगा, एंड D is will not be significant at any other level, किसी अन्य स्तर पर सार्थक नहीं होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट्स? यदि जो सार्थकता के स्तर पर यदि कोई वैल्यू जो है वो 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है, सार्थक है, तो और किस अन्य स्तर पर सार्थक होगी? तो वह जो वो 0.05 स्तर पर सार्थक होगी, लेकिन 0.001 स्तर पर सार्थक नहीं होगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। यदि कोई वैल्यू, यदि कोई मान जो है 0.01 स्तर पर सार्थक होता है, तो वह 0.05 स्तर पर भी सार्थक होता है, क्योंकि 0.01 स्तर ये बताता है कि उसके 99% चांसेज हैं किसी भी चीज़ के सार्थक होने की, सिग्निफिकेंट होने की। जब कोई चीज़ 99% जो है चांसेज होगा, तो वहाँ पे और जो 0.05 है वो कहता है कि 95% चांसेज हैं। तो जब 99% चांसेज हैं तो 95% तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि वह 0.05 स्तर पर भी सार्थक होगा, यह ऑप्शन आपका सही है। वह यदि कोई मान, यदि कोई वैल्यू 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है, सार्थक है, तो वह 0.05 लेवल पर भी सार्थक या सिग्निफिकेंट होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मानक विचलन को कहते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, एंड योर ऑप्शंस आर ए स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शज, बी सिग्निफिकेंट या सार्थक, सी प्राचल या पैरामीटर्स, एंड डी डिग्री ऑफ फ्रीडम या मुक्तांश। तो डियर स्टूडेंट्स, संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मानक विचलन को या मध्यमान को, जो कुछ भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्राचल या पैरामीटर्स कहते हैं, ना कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सिग्निफिकेंट या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर या प्राचल। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जबकि यदि जो है सिर्फ प्रतिदर्श या जो सैंपल है उससे प्राप्त मानक विचलन होता है, मान होता है, तो उसको हम प्रतिदर्शज या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन संपूर्ण समष्टि या होल पॉपुलेशन के संदर्भ में जो मान आते हैं उसको हम पैरामीटर्स या प्राचल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि अधिक उपयुक्त है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज मोर सुटेबल, एंड योर ऑप्शंस आर ए इन पावर टेस्ट या सख्त परीक्षण में, बी इन स्पीड टेस्ट या गति परीक्षण में, सी इन डायनामिक टेस्ट या गत्यात्मक परीक्षण में, एंड डी इन ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी में। जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है डियर स्टूडेंट्स, या जो है जिसको हम परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि कहते हैं, वह पावर टेस्ट में उतना यूजफुल नहीं होता है जितना कि स्पीड टेस्ट में होता है या गति परीक्षण में होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी विकल्प है इन स्पीड टेस्ट या गति परीक्षण वह सही है। गति परीक्षण या स्पीड टेस्ट में टेस्ट रीटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि अधिक उपयुक्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोगों ने इस वीडियो में, इस क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जो संबंधित था आपका जो अनिवार्य पेपर है एजू बीएड 107, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। अगले क्लास में
अगली कक्षा में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसी के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ की जानकारी, जब वह नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको समय से मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में, अगले वीडियोज में हम जल्द ही मिलेंगे 20 अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जो कि संबंधित होंगे आपके एजू BEd 107 के पेपर से, जिसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।